हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है आज की एक नई वीडियो के अंदर। आज हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा क्लास 11th बायोलॉजी का द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे आज मतलब कि हम लोगों ने अभी बायोलॉजी की जो कि न्यू सीरीज शुरू की है, जिसके अंदर हम लोग टाइम बाई टाइम कवर करेंगे आपके हर चैप्टर को, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यानी कि हम लोगों ने जैसे कि आज की इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेके आए द लिविंग वर्ल्ड, जो कि टॉपिक जिसका हम आज कवर करेंगे व्हाट इज लिविंग। तो हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक इस चैप्टर को धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे और साथ में ही हम लोग 11th की पूरी बायोलॉजी और साथ में ही बाद में 12th की बायोलॉजी को भी टॉपिक वाइज टॉपिक और चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग कवर कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं वशिष्ठ कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये आज हमारी इस चैनल पे पहली क्लास है, जो कि आपको मैंने दिखा दी, क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड। मेरा नाम यहाँ लिख रखा है, तो मेरा नाम है मुकुल राजपूत और मैं अभी फिलहाल बायोलॉजी जो कि आपको पढ़ाने वाला हूँ इस चैनल पे। तो जैसा कि अब हम लोग आगे चलते हैं, तो जैसा कि हम लोग आगे चले तो हमारा जो टॉपिक है जो कि हमें कवर करना है आज, वो है व्हाट इज लिविंग। तो जैसे काफी सारे बच्चे जानते होंगे कि लिविंग क्या होता है। यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें तो हम किसी भी चीज को कैसे मान सकते हैं कि ये लिविंग है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सपोज कीजिए, एक बार मैं यहां से पेन खोल लेता हूं। तो जैसे कि आप देखिए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई भी चीज को हम कैसे बोल सकते हैं कि लिविंग है, तो आप बोलोगे कि अगर लिविंग बीइंग जो होता है वो खा सकता है और सो सकता है और चल सकता है, दौड़ सकता है, सब चीज कर सकता है, मतलब कि है ना, जो नॉन लिविंग नहीं कर सकता। पर मैं अगर आपसे वैसे बोलूं, फॉर एग्जांपल ले लो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि लिविंग बीइंग, अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीजन ले सकता है, यानी कि सांस को लेना सांस को छोड़ना, तो वो तो आपका नॉन लिविंग कर सकता है जो कि प्लांट है। पर हम प्लांट को नॉन लिविंग मानते नहीं है क्योंकि वो भी लिविंग वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को करता है। तो अब ऐसे इस चक्कर में अब हम काफी सारे कंफ्यूजन क्रिएट कर बैठते हैं अपने आप अंदर कि आखिर में हम माने किस चीज को, कि क्या लिविंग है और क्या नॉन लिविंग है, या फिर अगर कोई चीज लिविंग है तो हम उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो है लिविंग है। तो उसी के लिए हम लोग आज जो टॉपिक कवर करेंगे जो कि हमारा व्हाट इज लिविंग, इसके अंदर हम पता लगाने वाले हैं कि आखिर में हम अब ऐसी कौन सी फ्यूचरिस्टिक्स हैं जिनको हम देख के बता सकते हैं कि हाँ भाई ये जो पर्सन है वो लिविंग है या फिर ये जो थिंग है ये नॉन लिविंग है। ठीक है, तो अब सबसे पहला जो कि हमारा टॉपिक आता है वो आता है ग्रोथ। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, कोई लिविंग है तो वो ग्रोथ शो कर रहा होगा। पर अगर मैं आपसे बोलूं कोई नॉन लिविंग भी तो कर सकता है, कैसे भाई? तो जैसा कि अगर आप सोचिए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक जो माउंटेन है वो भी ग्रोथ शो करता है, तो आप बोलेंगे कैसे, ये कैसे हो जाएगा? अब देखिए, जो माउंटेन है हर साल आंधी वगैरह तूफान वगैरह आते हैं तो उसके ऊपर मिट्टी जमा होती जाती है, तो वो भी तो बढ़ता जा रहा है, साइज इंक्रीज करता जा रहा है। हालांकि कहने को तो हम लोग नहीं मान सकते ऐसा कि भाई ये कैसे हो जाएगा, पर ऐसा अगर सपोज करें तो नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो कर रहा है और लिविंग भी ग्रोथ शो कर रहा है, तो इसलिए हम ग्रोथ को भी डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं मान सकते। तो अब आपको एंड में पता चल जाएगा कि हम लोग व्हाट इज लिविंग के अंदर क्या पढ़ने वाले थे और हम किस चीज को लिविंग मान सकते हैं और किस चीज को हम कह सकते हैं कि नॉन लिविंग है। तो आपको वीडियो का एंड जरूर देखना है, आप बिल्कुल समझ जाएंगे डिटेल वाइज। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं, हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि हमारी ग्रोथ क्या होती है। तो मैं जल्दी से पहले उस स्लाइड पे चले जाता हूं। तो ये हमारी स्लाइड नंबर तीसरी, और इधर से हम लोग पेन को कलेक्ट करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रोथ क्या होती है। तो आप देख पा रहे हैं, इंक्रीज इन द मास एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, प्लांट ग्रो बाय द सेल डिवीजन एंड एनिमल बाय द सेल मल्टीप्लिकेशन। यानी कि क्या कहना चाहता है कि किसी भी चीज के अंदर उसका मास बढ़ना और उसका नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ना, यानी किसी भी चीज का अगर मास बढ़ रहा है और उसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहा है तो इसको हम बोलते हैं ग्रोथ। साथ जैसे कि प्लांट्स के अंदर सेल डिवीजन जब होती है तब आपकी ग्रोथ होती है, और एनिमल्स के अंदर जब आपके सेल मल्टीप्लिकेशन होते हैं, यानी कि जब आपके एनिमल्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं, तब हम बोलते हैं कि भाई साहब एनिमल्स के अंदर उस टाइप की ग्रोथ होती है। पर नॉन लिविंग थिंग्स लाइक क्रिस्टल्स आल्सो ग्रो, हेंस ग्रोथ इज अलोन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। जैसे कि इसके अंदर मैंने क्रिस्टल्स का एग्जांपल दे रखा है, पर मैंने अभी आपको माउंटेन्स का एग्जांपल बताया था कि माउंटेन्स के ऊपर भी आंधी तूफान आते हैं तो मिट्टी जमा होती जाती है, जिससे क्या होता है कि उनका भी साइज बढ़ता है। वैसे आपका क्रिस्टल्स मान लो, तो इसलिए हम ग्रोथ को नॉन डिफाइनिंग फ्यूचर नहीं कह सकते, मतलब कि हम इसे अभी पूरी तरीके से नहीं मान सकते कि ग्रोथ जो अलोन, मतलब अकेला अगर हम उसे बोलें कि भाई ये डिफाइनिंग फ्यूचर है तो ये गलत है। ठीक है, अब चाहिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे।
तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा प्लांट का, तो प्लांट के अंदर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ मास बढ़ता है और इसके अंदर जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो भी इंक्रीज करते हैं बाय द सेल डिवीजन। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि प्लांट भी ग्रोथ शो कर रहा है पर ये लिविंग है, ऐसा तो फिर मैंने एग्जांपल माउंटेन का भी दिया था, वो भी ग्रोथ शो कर रहे हैं। तो इसे अभी हम लोगों ने साइड में रखते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, तो अगली स्लाइड की तरफ अगर हम लोग चलें, तो अगली स्लाइड को मैं भी ओपन कर लेता हूं। फ्यूचर है, किसी चीज को बता रहा कि हाँ भाई ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। ठीक है, तो जैसे ही सबसे पहला अब दूसरा टॉपिक हमारा रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के अंदर क्या बोल रखा है कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोजीनिस बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फिजन्स ह्यूमन सेक्सुअली एक्सपेक्टेशन म्यूल स्टेरल वर्कर बीज नॉट बी यूनिवर्सल डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। यानी कि इसमें क्या बोल रहे हैं, जैसा कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोजीनी, यानी रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि आप अपने नेक्स्ट प्रोजीनी लेके आ रहे हैं। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई भी पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट जो है उसकी आने वाली प्रोजीनी यानी कि उसके बच्चे, उसको हम बोलते हैं प्रोजीनी। तो एक तरह की रिप्रोडक्शन तो कहलाई जाएगी। रिप्रोडक्शन होती किसके लिए, जिससे कि आप लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट अपने प्रोजीनी आ पाए, इसलिए। तो जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोजीनीस, बैक्टीरिया जो रिप्रोड्यूस करता है वो बाइनरी फिजन से करता है। और काफी सारे बच्चों ने 9th से लेकर 10th क्लास के बीच में बाइनरी फिजन पढ़ भी रखा हुआ। मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बना रखा बाइनरी फिजन का, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 से 2, 2 से 4 और फिर 1 से 2 बनते हैं, फिर 2 ही वो आगे रेप्लिकेट बनता है, फिर 2 से 4 बन जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके आपस में रेप्लिकेट करते हैं, दूर दूर हट जाते हैं और वो अपने डिवाइड करके न्यू न्यू सेल्स जो कि अपने बना लेते हैं। तो इसी को बोलते हैं बाइनरी फिजन। आगे जैसे कि अगर आप चलेंगे नॉट अ यूनिवर्सल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं कि हम लोग इसको भी कंसीडर नहीं कर सकते कि ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो आखिर में हम करेंगे किसको, तो ये तो खैर आपको आगे पता चलेगा। तो अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो जैसा कि अब हम लोग चलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो हम लोग अब पढ़ने वाले मेटाबॉलिज्म क्या होती है। अब अगला टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। हमने ग्रोथ पढ़ ली, ग्रोथ जो था वो हमारा बताइए जल्दी से कमेंट में, डिफाइनिंग फ्यूचर था या नॉन डिफाइनिंग फ्यूचर था। और इसके बाद बताना रिप्रोडक्शन जो था वो डिफाइनिंग फ्यूचर है या नॉन डिफाइनिंग फ्यूचर है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आगे चलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या है, सम टोटल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि सारी रिएक्शनों का सम टोटल जो कि हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, इसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। या तो फिर वो आपकी कैटाबॉलिज्म रिएक्शन हो सकती है या फिर एनाबॉलिज्म रिएक्शन हो सकती है। अकर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, यानी कि अब हम लोग मेटाबॉलिज्म को मान सकते हैं कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसकी, लिविंग बीइंग की। अगर लिविंग कोई इंसान है या कोई भी चीज लिविंग है तो उसके अंदर ये मेटाबॉलिज्म तो हो रही होगी डेफिनेटली। या फॉर एग्जांपल एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ये रिएक्शन तो उसकी बॉडी के अंदर 100% चल रही होंगी, तभी हम कंसीडर कर सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फ्यूचर ऑफ अ लिविंग बीइंग। ठीक है, क्योंकि नॉन लिविंग के अंदर हो ही नहीं सकता। नॉन लिविंग के अंदर आपकी रिएक्शन एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म हो ही नहीं सकती। तो इधर लिख रखा है सम टोटल ऑफ द ऑल द केमिकल रिएक्शन इन द ह्यूमन बॉडी इंक्लूड द कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म अकर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लाइफ। जैसे कि मैंने इधर डायग्राम भी दे रखा है, जो मेटाबॉलिज्म होती है वो आपकी 2 तरह की होती है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म के अंदर आपका किसी चीज का ब्रेक डाउन होना है ना। कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, आपका किसी भी चीज का ब्रेक डाउन होना, मतलब कोई भी चीज अगर टूट रही है 2 हिस्सों में तो इसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। यानी इसके अंदर क्या होगा, जब कोई भी चीज टूटेगी आपस में 2 हिस्सों में तो इसके बीच में एनर्जी बनेगी कि टूटेगी, तो एनर्जी भी तो रिलीज होगी बाहर, तो इसके अंदर आपकी एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। और एनाबॉलिज्म के अंदर आपका किसी भी चीज का सिंथेसिस होना, ठीक है, सिंथेसिस जब होगा तो आपकी एनर्जी जो होगी वो आपके इसके अंदर लगेगी। यानी कि ये सपोज कीजिए अब जैसे सर्दी पड़ रही है फिलहाल इस समय, तो आप सुबह उठ के पानी गर्म करते हैं, ठीक है। अब पानी गर्म हो रहा है, आपने बाल्टी के अंदर रॉड लगाई, रॉड लगाते खेम चटकनी दबाई और पानी जो है वो गर्म होना शुरू हो चुका है, ठीक है। पर अब कभी आपने सोचा है कि जब वो पानी गर्म हो रहा है तो आपका बिजली का बिल भी तो आ रहा है, यानी कि आपकी जो लाइट है उसका भी तो इस्तेमाल हो रहा है ज्यादा। तो उसी केस के सपोज कर लिए वही उसी जैसा सेम ये एनाबॉलिज्म होता है। यानी कैसे, सिंथेसिस, यानी कि जब आपका किसी भी चीज की सिंथेसिस करवानी है तो उसके बीच में एनर्जी तो लगेगी। यानी कि जब आपका पानी गर्म करवाना था तो रॉड को बिजली तो चाहिए चाहिए, अगर बिजली नहीं होगी तो फिर ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, फिर और सर्दी भी हो सकती है, क्या पता, वो बाद में जानेंगे। चलो चलो आगे चलते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक की समझ आया, ओके। अब आगे चलते हैं। तो यानी कि हम लोग मेटाबॉलिज्म को मान सकते हैं कि भाई ये जो है अब हमारा फिलहाल जाके डिफाइनिंग फ्यूचर है किसका, लिविंग बीइंग का। तो आई होप आपको यहाँ तक तो सारा क्लियर होगा, बाकी लास्ट में आपको पता चल जाएगा सारा कुछ की पूरी जो आपका इतना बड़ा ये हमने टॉपिक रखे इसका पूरा लास्ट में सार क्या है।
मतलब एक समरी क्या है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो जब हम आगे चलेंगे तो अगला जो है वो है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी सारे बच्चे से समझने में गलती भी करते हैं और इससे क्वेश्चन भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। यानी कि सबसे पहले तो हमने बात कर दी थी आपकी इससे पहले मेटाबॉलिज्म की। अब हमारी अगली बात जो आती है वो आती है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। यानी कि अगर कोई चीज लिविंग है तो उसका रिस्पॉन्स जरूर होगा किसके प्रति, स्टिमुलाई के प्रति। कैसे भैया, जैसे कि अगर आप देखें तो मैं अगर आपसे क्या बोलूं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट चेंजेस प्लांट्स एंड टुवर्ड्स द लाइट ह्यूमन रिस्पॉन्स ऑफ टू साउंड कॉन्सिक्सनेस इन द मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर द यूनिक एंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। यानी कि जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक प्लांट है जो कि मैंने ग्रो किया अपने गार्डन के अंदर, तो मैंने अपने गार्डन के अंदर एक सुंदर सा फूल लगा दिया, गुलाब का लगा दिया, गेंदा का लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका मन करे उसका लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस एक पौधा होना चाहिए। तो मैंने एक पौधा ग्रो किया, ठीक है। अब क्या था, उस पौधे को धूप लेने में काफी ज्यादा कठिनाई हो रही थी क्योंकि उसे मैं छांव में रख रखा था और वहां पे जो धूप थी मेरे छत पे, मैंने जिस प्लांट को, उस प्लांट को एक जगह पे रखा था, वहां पे जो धूप थी वो काफी ज्यादा कम जाती थी। तो बेचारा अब उसको फोटोसिंथेसिस तो करनी है प्लांट को, तो वो धूप ले कैसे। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम किसी भी प्लांट को ऐसी जगह पे रख दें जहां पे धूप कम आ रही है, आप कभी नोटिस करना, तो वो प्लांट जो होता है वो उसी तरफ को झुकता चले जाता है जहां पे धूप की रोशनी थोड़ी बहुत पड़ रही होगी। तो इसी चीज को हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म के अंदर क्या होता है, हमारा जो प्लांट होता है वो उसी तरफ को मुड़ता है जहां पे जो सनलाइट हुआ है वहां पे उसकी रोशनी पड़ रही है, जिससे वो फोटोसिंथेसिस कर पाए। और इसके चक्कर में जो प्लांट होता है वो अपनी ग्रोथ काफी ज्यादा इंक्रीज कर लेता है, जिससे कि उसको जल्द से जल्द सनलाइट जो कि मिल जाए। तो इसी चीज को हम बोलते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अगर ये लिविंग नहीं होता तो ये रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, सीधी सी बात है। कैसे, अगर ये नॉन लिविंग होता तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाता बेचारा, उसे क्या पता चलता, उसे क्या फर्क पड़ता है फिर। यानी कि अगर सपोज करिए ये बोतल है, ये बोतल मैंने हाथ में रख रखी है, ठीक है, माजा की बोतल है, बहुत टाइम हो गया पिए हुए, तभी गंदी सी दिख रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे कि एग्जांपल लो, ये बोतल है, ठीक है। अब ये बोतल जो है ये मैंने एक जगह पे छोड़ दी, अब इसे कुछ ही फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे भाई रोशनी हो रही है, यहाँ पे भाई सनलाइट पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, यहाँ पे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो नॉन लिविंग है ना, इसे क्या फर्क पड़ता है इस चीज से। पर अगर मैं यहाँ पे इसे एक पौधा ला के रख दूं तो उसे कम से कम मेरे को टाइम टू टाइम पानी देना पड़ेगा, उसे धूप चाहिए टाइम टू टाइम, तभी तो बेचारा सर्वाइव कर पाएगा, वरना डेड हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है अच्छी तरह से। तो आई होप कि आपको रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई टॉपिक भी समझ आया होगा। अब चलते हैं आगे। तो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल्स जो हैं उनका आपस में ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग। यानी कि सारे सेल्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं वो सारे आपके सेल से बने रहते हैं। तो कि भैया नॉन लिविंग नहीं बने रहते, नहीं, नॉन लिविंग नहीं बनते आपके, ठीक है। लिविंग मैं कह तो रहा हूं, जो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट है ह्यूमन बॉडी की, जिससे कि हम डिफाइन कर सकते हैं दिस इज अ लिविंग बीइंग, तो वो आपका है सेल। आप बोलते भी तो हो कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी की सबसे बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे हमारा शरीर मिलकर बना हुआ है वो है सेल, ठीक है। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपके जो है सेल्स जरूर से जरूर पाए जाते हैं। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब फर्क सिर्फ इतना हो सकता है कि जो सेल्स हैं वो सिंगल फॉर्म में पाए जा रहे हैं या फिर मल्टीपल फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर सिंगल फॉर्म में पाए जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे जल्दी बताइए कमेंट में, यूनिसेलुलर। और अगर मल्टीपल सेल्स में पाए जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और सेल जो होती है वो बेसिक यूनिट है किसकी, लाइफ की, यानी कि सबसे छोटी यूनिट है भाई, इसी से हमारा शरीर मिलकर बना होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 8वीं क्लास से, है ना। उसके बाद डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स। अब ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है हमारी किसकी, लिविंग बीइंग की, क्योंकि भाई साहब ये सिर्फ लिविंग के अंदर पाए जाते हैं, नॉन लिविंग के अंदर हमारे जो कि नहीं पाए जाते। तो आज कुछ बच्चों को इसका जवाब भी मिल जाएगा कि कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि प्लांट को भैया हम लोग लिविंग कैसे मान सकते हैं, ना वो चलते हैं, ना वो खाते हैं, ना पीते हैं, तो हम कैसे मान सकते हैं जो प्लांट है वो लिविंग बीइंग है। तो इसके लिए अब आपको आज जवाब मिल ही जाएगा सारा कुछ, है ना। बाकी आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपके लिए डायग्राम बना के लाया हूं सेल स्ट्रक्चर का, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं न्यूक्लियस भी है, वैक्यूल्स भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है। तो ये सारी चीजें इकट्ठी मिलकर आपको जो सेल्स के अंदर पाई जाती है और सेल स्ट्रक्चर बनाती है। तो ये टॉपिक भी आपको अच्छी तरह से जो कि आना चाहिए। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अब देखिए हमारे यहाँ तक ये सारे टॉपिक जो कि खत्म हुआ। अब लास्ट में हम लोग, जैसे कि मैंने आपसे बोला था समरी वो आएगी, अभी रुक जाइए, इतना जल्दी नहीं, रुक जाइए, धीरे धीरे जानेंगे सब चीजों को, ठीक है। तो जैसे कि अब आप जान सकते हैं एग्जाम कंसर्न, जो आपका एग्जाम कलेक्शन, थोड़ा बहुत क्वेश्चन बता देता हूं मैं इस टॉपिक से क्या क्या आपके जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन विच इज द नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट यूनिवर्सल। यानी कि आपको इसमें ध्यान रखना है ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जो कि आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, और साथ में ही जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है वो आपका
यूनिवर्सली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं मानी जाती, तो ये भी आपको बताना है, या मानी जाती है तो क्यों मानी जाती है। उसके बाद में मेटाबॉलिज्म, कॉन्सिस्टेंस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहलाई जाती है, तो क्यों कहलाई जाती है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आप नीचे की तरफ देखेंगे तो डिफाइनिंग वर्सेस नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, जैसे कि अगर आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है तो उसके अंदर ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है, नॉन डिफाइनिंग के अंदर ग्रोथ हो रही है। रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फ्यूचर नहीं है, नॉन डिफाइनिंग है। मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फ्यूचर है, नॉन डिफाइनिंग नहीं है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुला ये डिफाइनिंग फ्यूचर है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये डिफाइनिंग फ्यूचर है। यहाँ के तीन आपके डिफाइनिंग फ्यूचर हो गए यहाँ पे। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म, दूसरे नंबर पर रिस्पॉन्स टू स्टिमुला, तीसरे नंबर पर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आगे चलें, जैसे कि अब समरी के आगे हमारी, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं लास्ट में हमने जो फाइनली जो यहाँ पे हमने मेन जो बात की थी, अब हम लोग यहाँ पे लास्ट में जो देख रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो हमारी कैसी प्रॉपर्टी है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ग्रोथ कैसी प्रॉपर्टी है हमारी, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। उसके बाद रिप्रोडक्शन जो है हमारी, रिप्रोडक्शन जो है वो हमारी कैसी है, नॉट अ यूनिवर्सल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, यानी कि इसको हम मान नहीं सकते कि भाई डिफाइन कर भी सकता और नहीं भी कर सकता, दोनों है, ठीक है। उसके बाद में मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। और उसके बाद रिस्पॉन्स टू स्टिमुला ये भी हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये भी हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो हमें क्या तीन चीज याद रखनी है यहाँ से कि मेटाबॉलिज्म होगी, और उसके बाद हमारा अगला रिस्पॉन्स टू स्टिमुला हो गया, उसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तीन प्रॉपर्टी जो है ये हमारी कैसी प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है जरूर से, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी बना रखा है आपको दिखाने के लिए, जिससे कि आप जल्दी समझ जाए। ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है नहीं है आपकी, ठीक है। इधर लिख रखा ग्रोथ जो आपकी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दिखा रखा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, तो ग्रोथ जो है वो यहाँ पे गलत होगा, ये डायग्राम जो है वो गलत बन चुका है शायद से। तो ग्रोथ जो है वो आपको नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो नॉन डिफाइनिंग। रिप्रोडक्शन जो आपकी है वो नॉट यूनिवर्सली है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ठीक है, दोनों वाले सीन है, मतलब टिक भी और राइट भी है और रॉन्ग भी है, ठीक है। उसका मेटाबॉलिज्म आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। रिस्पॉन्स टू स्टिमुला है, ठीक है जी। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ तक हमें सारा जो कि समझ आया। तो अब आगे चलते हैं हम लोग, तो यहां से हम पहले पेंसिल को रिमूव करते हैं। बाकी एंड में आप सबको थैंक्स, ठीक है। और बाकी स्टडी स्मार्ट, स्कोर हाई, ठीक है, मतलब कि स्मार्ट तरीके से पढ़िए और स्कोर अपने बढ़ाइए, ठीक है। टाइम टू टाइम स्कोर जो है वो बढ़ते रहेंगे। और बाकी अगर आप अच्छी तरह से बायोलॉजी पढ़ें तो बायोलॉजी जो ज्यादा टफ सब्जेक्ट है नहीं, और काफी जल्दी आप, मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कम समय में आपको ज्यादा जो कि मार्क्स दिलवा सकता है आपके पेपर के अंदर, क्लास 11 और क्लास 12 के अंदर। तो आप इस सब्जेक्ट को तो अच्छी तरह से पढ़िए, साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री को भी मत छोड़िएगा। बाकी मेरा तो यही मानना है कि आप लोग अगर अब ध्यान से पढ़ें, टॉपिक वाइज टॉपिक अगर चलें, तो आप अभी से अचीव कर पाते हैं अपने गोल। तो मिलते हैं मैं आपसे फिर एक ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। अगली वीडियो जो है हमारी लेके आने वाले टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी के ऊपर। आई होप आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो, तो एक लाइक जरूर कर दिएगा चैनल पर, और चैनल पर अगर नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में लगती है काफी देर मेहनत। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।